एमए का रिज़ल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नज़दीक मेरी तैनाती हुई थी। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमे वालों को मुतला कर दिया था। वहाँ पहुँची तो अड्डे पर महकमे के चंद लोग मुझको खुश आमदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रिहाइश गाह ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी महकमे की तरफ से था। यह क़यामगाह दफ्तर से ज़्यादा दूर ना थी। छोटी सी कॉलोनी में एक ही वज़ा के चंद रिहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतज़ाम हो गया जिसकी वजह से सामान रखने में आसानी हुई। इसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकाल कर अलमारी में लगाए और किचन की सफाई वगैरह कर दी। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दे दी। वो किचन का ज़रूरी सामान ले आया। ये सब काम करवा कर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश था। इसकी तरतीब और तब्दील में कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सिर्फ पर्दे मौजूद ना थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिए। दूसरे रोज़ 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ था और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया इसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज़ कुर्सी भी थी। गोया मेरे साथ कोई दूसरा कमरा शरीक भी था, मगर वो उस वक्त मौजूद ना था। इसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरी कोलिक की मेज़ कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा केबिन नुमा था और सामने के रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिससे बाहर हॉल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट इन लोगों से ज़्यादा अहम थी जो हॉल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर रयान साहब की मुआविन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थीं और बोसीदा कागजात के बंडल भी ऊपर तले धरे हुए थे। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने अज़रा तजस्सुस खोल कर देखा। इसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, 2 किताबें और एक लिफाफे में 2 तस्वीरें थीं। ये किसी 20-25 साला नौजवान के फ़ोटोज़ थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी, ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में पियून चाय लेकर आ गया। मैंने पूछा, लाला जी, ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है? रायान साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोचकर अलमारी में रख दिया। रायान साहब? जी हाँ, वो यहाँ बैठते हैं। उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर हैं? जी, 2 दिन की छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्तला मिली वो यहाँ ही थे। उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी, मेरी आमद की इत्तला मिलते ही छुट्टी पर चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ़ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं है? रयान साहब आपको कम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए हैं। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आपके नशिस्त हॉल में लगवा देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हॉल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला था। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद रायान साहब तशरीफ़ ले आए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर भरा जमा हो गए। सलाम के सिवा कोई बात ही ना की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाज़ा हो गया कि अपने काम से काम रखने और लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि इनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रख दी जाएं। 2-4 दिनों बाद अंदाज़ा हुआ कि इन एक तबीयत आदमी है। बड़ी धीरज से बात करता और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रयान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर इसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजमा घर से पकाकर भिजवाती तो मैं इसरार करके रयान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुक़्मे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना माजरत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनायत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कम गो था, सादा सा,
مگر حساس دل کا مالک، دوسروں کا خیال رکھنے والا، مشکل کی گھڑی میں سبھی کا اپنا مگر سبھی سے الگ تھلگ بھی۔ ریان بہت خوبصورت نہ تھا، مگر چہرے پر ایک ایسی مردانہ وجاہت تھی جو دوسروں کے دلوں کو مو لیتی تھی۔ جب وہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والے لہجے میں بات کرتا تو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک اچھے آفیسر کی طرح مجھ سے پیش آتا، کچھ روب بھی رہتا اور کچھ سہولت اور اپنائیت بھی، مگر اس کے رویے سے محسوس نہ ہوتا کہ وہ آفیسر ہے۔ میں اپنا کوئی مسئلہ بتاتی، وہ جھٹ حل نکال دیتا، میری حسن کارکردگی کے لیے پوری مدد کرتا، اور جو کام مجھے مشکل لگتا خود کر لیتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک سچا مددگار اور انتہائی مخلص انسان ہے۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل و دماغ پر چھانے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا میں اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ عورت کے لیے عبایا اچھا ہے۔ میں عبایا اور اسکارف لینے لگی، حالانکہ پہلے میں پردہ نہ کرتی تھی، شوق اور فیشن والے لباس پہنتی تھی، مگر پھر ریان کی سادگی کو دیکھ کر میں بھی سادہ لباس پہننے لگی۔ اس نے مجھے تلاوت کی تلقین اور نماز کی ہدایت کی تو میں نے یہی اپنایا۔ صبح سویرے تلاوت کرتی اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس کا کہا میرے لیے جیسے حکم کا درجہ رکھتا ہو، میں اس کی ہر اچھی بات کا اثر لیتی اور عمل کرتی۔ اب میرے دل سے اپنے منگیتر کا خیال جاتا رہا۔ آفس ٹائم کے بعد وہ چائے کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ پھر ہم اکٹھے وادی کی سیر کو جانے لگے، کبھی چشمے کنارے، کبھی یہ دامن کوہ میں۔ اس کا ساتھ کیا ملا، گویا مجھ کو دنیا کا خزانہ مل گیا۔ یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ شام کی چائے ساتھ پینے ہم دامن کوہ کی طرف نکل جاتے۔ اکٹھے چائے پینے کا جو لطف تھا، اس کے بدلے دنیا کی ہر خوشی میرے لیے کم تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں اور ساون کی ٹھنڈی رتوں میں خنک ہواؤں کے جھکڑ اور موتیاں ایسی گرتی بوندا باندی، گویا یہ قدرت کے وہ خزانے تھے کہ جن سے ہم اکٹھے اپنے دلوں کے دامن بھرتے تھے اور خود کو خوش نصیب جانتے تھے۔ وہ تعریف کرنے میں بہت کنجوس تھا، بالکل بھی تعریف نہیں کرتا تھا، تاہم اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ مجھے قابل تعریف سمجھتا ہے، کیونکہ میں اس کے دلی جھکاؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں ساتھ دیکھ کر دفتر والے چہمگویاں کرنے لگے اور کچھ تو حسد کی آگ میں بھی جل اٹھے۔ اس کے دوست بھی اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے پر آ گئے۔ دفتر میں کام کرنے والوں میں ایک نفیس نام کا شخص تھا، ہم سے بہت جیلس تھا، اور دوسرا نعیم تھا جس کی آنکھوں سے عیاری ٹپکتی تھی۔ اس نے 2-4 بار میری طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہ دی۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے تو ہم کو خوار کرے۔ چونکہ ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق نہ تھا، لہٰذا ریان کے ساتھ سیر کو جانے پر مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی میں ان غیر متعلق لوگوں کے آگے اپنے کسی عمل کے لیے جواب دہ تھی۔ تب ان بدخواہوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگی جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی میرے والدین کو لکھا کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا بروقت ہوشیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان بدخواہوں نے غلط الزامات لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا، مگر ہمارے دیگر کولیگ ان باتوں میں نہ آئے۔ اس قسم کی ان کی حرکتوں سے ہم کو کافی پریشانی تو ہوئی۔ یہ جون کے ماہ کا ذکر ہے۔ ریان کو ٹور پر جانا تھا۔ ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ ریان نے کہا کہ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو، اس سروے میں تمہارا جانا بنتا ہے۔ ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا۔ واپسی پر بھی میں کار میں ریان کے ساتھ ہی بیٹھی، کیونکہ ہمارے 2 کولیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پرفضا مقام پر چشمے کے پاس ٹھہر گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کار سڑک کی سائڈ پر کھڑی کر کے میں اور ریان تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں۔ 1-2 بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کرائی۔ سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا خطہ تھا جہاں پتھر بکھرے تھے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کپوں میں چائے ڈالی، ریان نے پانی کی بوتل مانگی۔ بیگ سے بوتل نکال رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا
2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। इनके हाथों में डंडे देखकर खौफजदा हो गई। वो आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। एक ने मुझसे ढिठाई के साथ बेहुदा सा मुतालबा किया। रायन ने सख्ती से इसको रोका और मेरी जानिब कोई गलत कदम बढ़ाने से मना किया, मगर वो तो जैसे मेरी बर्बादी का ही ठान कर आए थे। इन लोगों पर कोई असर ना हुआ। एक ने रायन को अपने बाजुओं के ज़ोर पर जकड़ना चाहा, जबकि दूसरे ने आगे बढ़कर मेरी कलाइयाँ पकड़ ली। मैं खौफ से पीली पड़ गई और रायन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने पूरी कुव्वत से इस शख्स को धक्का दिया और इसके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तब उस आदमी ने खंजर निकाल लिया। रायन को अपनी जेब से पिस्तौल निकालना पड़ा। रायन जब टूर पर होता वो अपने साथ लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखता था, क्योंकि सर्वे के दौरान कभी कभार हमारी गाड़ियों को सुनसान रास्तों से भी गुजरना पड़ता था। इस आदमी ने देखा कि मदे मुकाबिल के पास अपने दिफा के लिए हथियार है। उसने साथी को आवाज़ दी, पीछे मुड़कर देखो। उसने मेरी कलाइयाँ मजबूती से पकड़ी हुई थीं और मैं खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी। तभी पिस्तौल देखकर इसने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं पत्थरों भरी ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर रायन ने हवा में फायर किया। इन लोगों को यकीन हो गया कि पिस्तौल भरा हुआ है। तभी वो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़े हुए। सच शुक्र उन्होंने गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तौबा की कि आइंदा सड़क से जंगल की तरफ ना जाएंगे, ख़ास तौर पर जब गार्ड साथ ना हो। वो डाकू ना लगते थे। कई दिनों तक सोचा कि आखिर कौन थे, अचानक कहाँ से आ गए। ये इत्तेफाक था या कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। एक रोज़ हमारे एक कोलिग ने छुपके से रायन के कान में ये बात डाल दी कि उसने नईम और नफीस को फ़ोन पर किसी से ये कहते सुना कि फ़ुला दिन गुल और रायन का पीछा करना है। अभी हम वाक़यात की कड़ियाँ मिला रहे थे कि इन बेवकूफ़ों ने मेरे घर ख़त लिख दिया कि तुम्हारी लड़की अकेली अपने ऑफिसर के साथ सर्वे के बहाने दूर अफादा जगह जाती है और ये जंगलों में पिकनिक मनाते हैं। अपनी इज़्ज़त की खबर लो। ये ख़त मिलते ही भाई को लेकर वालदा आ गई। मुझे ख़त दिखाया और कहा कि बस अब ये नौकरी नहीं करनी, घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। जब तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी ऐसा ख़त लिख रहा है तो ज़रूर कुछ मसला बन सकता है। खुदा वो वक्त ना लाए जब हमारी इज़्ज़त पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज़्ज़त से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज़ मुलाजमत छोड़कर जाना ना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार ना कर सकती थी। बड़े साहब से भाई ने कहा कि हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा 1 माह की रुखसत चाहिए। रुखसत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन ना था। रायन की बहुत याद आती, बहुत दुख था। इसे सही तरह से बात भी ना कर सकती थी। इस वाक़ये के बाद से पल पल डरने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज़ के खौफनाक वाक़ये का नक्शा घूमता रहता था। सोचती थी कि अगर उस रोज़ रायन ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। इसके बाद से तो इसकी कदर व मंजिलत और भी मेरी नज़रों में ज़्यादा हो गई थी। ए काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्ज़ों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेल कर मेरी हिफाजत की और मैंने उससे वफ़ा ना की। मेरी अपने मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी। इस्तीफ़ा देना पड़ा। आखिरी बार रायन से कोई बात की और ना खुदा हाफिज़ कर सकी। इसको शादी में भी कैसे बुलाती कि जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाक़या तो हमारे महकमे के इन्हीं लफंगे लोगों का था, जिसकी वजह से मेरा दिल खौफज़दा हुआ और मैं तड़पती सिसकती रायन को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राज़ी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया था कि रायन ने जान पर खेलकर मेरी इज़्ज़त को बचाया। तब वो इससे मिलने गई। अम्मी कमरे में उससे बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है, तुम धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफ़ा दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ रायन की एहसानमंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी कि वो तो मेरी आरज़ुओं के चमन को जड़ों से काट रही हैं। शादी से पहले मैं थोड़ी देर को ऑफिस गई थी सबसे मिलने।
رایان سے بھی ملی۔ اس نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا، تم نے تو اپنی منگنی کا نہ بتایا۔ اچھا ہوا تمہاری ماں نے بتا دیا اور وقت پر میری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ میں نہ جانے کتنے برس دھوکے میں رہتا۔ جس روز ہم نے جانا تھا وہ ایک دن پہلے ہی چلا گیا۔ بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ تو استعفیٰ دے گیا ہے۔ وہ کیا گیا، میرے دل کی ساری خوشیاں لے گیا۔ اس کے آخری الفاظ میرے دماغ میں گونجتے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی اور میں ماں سے لپٹ کر خوب روتی تھی۔ آخری روز اس کی اداس صورت تو جیسے میری نگاہوں میں بس گئی تھی، آنکھوں اور ذہن سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ گھریلو ذمہ داریوں نے چکر لیا تو نہ رونے کی فرصت رہی اور نہ ہنسنے کی۔ زندگی تو بسر کر ہی لی۔ ایک بات کا آج بھی افسوس ہے، کاش میں اس کو اپنی منگنی کا بتا دیتی، یا پھر وہ ہی مجھ کو بتا دیتا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں منگنی ختم کرا لیتی اور یوں کفِ افسوس نہ ملتی۔